छात्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने अनुवाद के बारे में संक्षेप में जान लिया। उसके बाद हमने अनुवाद का स्वरूप भी देख लिया, अनुवाद की परिभाषाएं देख ली। इस वीडियो में हम अनुवाद के भेद अर्थात अनुवाद के प्रकारों की चर्चा करने वाले हैं। अनुवाद कई प्रकार से किया जाता है, तो उनमें अलग अलग विचारकों ने अनुवाद के अलग अलग प्रकारों को बताने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम अनुवाद के कुछ प्रकारों को देखने वाले हैं। आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। अनुवाद के भेद अर्थात अनुवाद के प्रकार। अनुवाद की महत्ता को देख अनुवाद समय की मांग है। इसलिए आज विश्व की अनेक भाषाओं की रचनाओं का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। यह अनुवाद विभिन्न प्रकारों से किया जा रहा है। अनुवाद के विविध भेद बताए जाते हैं। साहित्य के प्रकारानुसार, विषयानुसार, विधानुसार तो कभी प्रकृति के आधार पर अनुवाद के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। अनुवाद के प्रकारों के संदर्भ में अनेक विशेषज्ञों ने अपनी राय व्यक्त करते समय अलग अलग भेदों या प्रकारों का उल्लेख किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद के भेदों संबंधी वर्गीकरण करते समय गद्य पद्य विधा, साहित्य विधा, विषय, प्रकृति आदि के आधार पर अनुवाद के प्रकारों का वर्गीकरण किया है। सबसे पहले देख लेते हैं गद्य पद्य विधा के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण। उनमें सबसे पहले गद्यानुवाद आएगा, उसके बाद पद्यानुवाद, उसके पश्चात मुक्तानुवाद। साहित्यिक विधा के अनुवाद के अंतर्गत काव्यानुवाद, नाटकानुवाद, कथानुवाद और अन्य साहित्यिक विधाओं का अनुवाद आ जाता है। उनके अनुसार जो विषय के आधार पर जो वर्गीकरण है अनुवाद के प्रकारों का, ये प्रकार इस प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद, संचार माध्यमों का अनुवाद, विधि अनुवाद, समाजशास्त्री विषयों का अनुवाद, वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद, गणित साहित्य का अनुवाद, ऐतिहासिक साहित्य का अनुवाद, धार्मिक साहित्य का अनुवाद, ललित साहित्य का अनुवाद। उसके पश्चात उन्होंने जो प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया है, उसके आधार पर अनुवाद के प्रकारों को इस प्रकार हम देख सकते हैं। सबसे पहले शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद, आदर्शानुवाद, रूपांतरण और वार्ता अनुवाद या आशु अनुवाद। डॉक्टर गोपीनाथन ने विषय वस्तु और प्रकृति के आधार पर अनुवाद के भेद किए हैं। सबसे पहले विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के वे दो भेद बताते हैं। उनमें पहला है साहित्यिक और दूसरा है साहित्येतर। साहित्यिक अनुवाद के अंतर्गत जो भेद है उनमें काव्यानुवाद, नाटकानुवाद, कथा साहित्य का अनुवाद, जीवनी साहित्य का अनुवाद, आत्मकथा का अनुवाद, निबंध का अनुवाद, आलोचना का अनुवाद और रेखा चित्र का अनुवाद। आप देखते हैं साहित्येतर अनुवाद। सबसे पहले वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद, वाणिज्य अनुवाद, मानविक अनुवाद, संचार माध्यमों का अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद और विधि अनुवाद। प्रकृति के आधार पर अनुवाद के निम्न भेद वे बताते हैं। सबसे पहले शब्दानुवाद, छायानुवाद, मूलमुक्त अनुवाद, भावानुवाद, रूपांतरण, अनुसृजन, प्रति अनुवाद, मूल रचना से प्रेरित अन्य भाषा की रचना, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद, दुभाषियों का अनुवाद। इस प्रकार अनुवाद के कई प्रकारों या भेदों का उल्लेख किया जाता है, लेकिन अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अनुवाद के निम्न प्रकार माने जा सकते हैं। आइए वे प्रकार कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है शब्दानुवाद। शब्द पर ध्यान देकर किया गया अनुवाद शब्दानुवाद कहा जाता है। इसे शाब्दिक अनुवाद या मूलनिष्ठ अनुवाद के नाम से भी पहचाना जाता है। इस अनुवाद में शब्द को आधार माना जाता है। इस अनुवाद में अर्थ का बोध ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। मूल भाषा और लक्ष्य भाषा की रचना शैली में अंतर होता है। परिणामतः
इस तरह के अनुवाद के अर्थ को समझना मुश्किल हो जाता है। इस तरह का अनुवाद करने पर कभी कभी अर्थ का अनर्थ पढ़ने में आता है। शब्दानुवाद में अनुवाद स्रोत या मूल भाषा के प्रत्येक शब्द का विशेष ध्यान रखता है। इस प्रकार के अनुवाद में मूल की रचना शैली रखी जाती है। इस अनुवाद के प्रकार से मूल कृति की रचना शैली का परिचय हो जाता है। विज्ञान, तकनीकी, विधि, गणित इत्यादि विषयों के लिए शब्दानुवाद उपयोगी हो जाता है। अगला अनुवाद का प्रकार है भावानुवाद। इस अनुवाद में अनुवादक को भाव अर्थात भावना की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। वह पूरी तन्मयता से मूल भाषा या स्रोत भाषा की सामग्री के भाव को लक्ष्य भाषा में अंतरित करने का काम करता है। इस प्रकार का अनुवाद करते समय शब्द या वाक्यांश पर ध्यान न देकर भाव की ओर ध्यान देना जरूरी होता है। भावानुवाद करते समय मूल सामग्री के वाक्यों को ज्यों का त्यों न लेते हुए भावों का अंतरण किया जाता है। कभी कभी लेखक और अनुवादक की भावना में अंतर का इस अनुवाद में डर रहता है। साहित्यिक अनुवाद में भावानुवाद का विशेष उपयोग होता है। ललित साहित्य के अनुवाद के लिए भावानुवाद उपयुक्त रहता है। मूल सामग्री में निहित सौंदर्य की पुनःसृष्टि कराने के लिए भावानुवाद उचित पर्याय है। भावानुवादित साहित्य से मूल साहित्य की अनुभूति संभव हो जाती है। अगला प्रकार है छायानुवाद। इस प्रकार के अनुवाद में मूल रचना का अनुवाद उसकी छाया रूप में किया जाता है। यह अनुवाद मूल पाठ की छाया ही प्रतीत होती है। किसी रचना को कुछ परिवर्तन के साथ जब प्रस्तुत किया जाता है तब ऐसी रचनाओं के अनुवाद को छायानुवाद कहा जाता है। स्रोत रचना का अनुवाद करते समय मूल कृति का अर्थ छाया रूप में अवतरित होना चाहिए। इस अनुवाद में मूल से इतना मिलाप हो कि अनुवाद मूल की छाया ही प्रतीत हो। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे अनुवाद के संदर्भ में लिखा है कि छायानुवाद ऐसे अनुवाद को कहा जाना चाहिए जो शब्दानुवाद की तरह मूल के शब्दों का अनुसरण न करे, अपितु दोनों ही दृष्टियों से मूल से मुक्त होकर अर्थात बिना मूल से विशेष बंधे उसकी छाया लेकर चले। जैनेन्द्र जी ने रूसी साहित्यकार ताल्स्ताय की कहानियों का अनुवाद करते समय इस अनुवाद की शैली का आधार लिया था। अगला प्रकार है सारानुवाद। सारानुवाद मूल रूप का समग्र अनुवाद नहीं है। मूल कृति का सार या संक्षेप ही अनुवाद में प्रकट किया जाता है। संक्षिप्तता के कारण ही व्यवहार में इस अनुवाद का विशेष प्रचलन देखा जा सकता है। अखबारों के लिए सारानुवाद अधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है। इसमें स्रोत भाषा की मूल सामग्री का संक्षिप्त अनुवाद किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग संवाददाताओं को सार्वजनिक सभाओं, संगोष्ठियों, संसद एवं विधानसभा आदि के भाषणों आदि का सारांश अखबारों के लिए लिखने में होता है। लंबे कथनों में इसका प्रयोग होता है। कई बार दुभाषियों द्वारा भी इस अनुवाद का आधार लिया जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में अपनी संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता, लक्ष्य भाषा में स्वाभाविक सहज प्रवाह के कारण व्यवहारिक कार्यों के सामान्य अनुवाद की तुलना में सारानुवाद अधिक उपयोगी पाया गया है। अगला भेद है रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ है रूप बदलना। अंग्रेजी में इसे एडॉप्शन कहते हैं। इस अनुवाद में मूल रचना का आवश्यकता अनुसार रूपांतरण किया जाता है। आज कथा साहित्य का रूपांतरण किया जा रहा है। मशहूर कृतियों का रूपांतरण कर मूल भाषा से दूसरी भाषा में अवतरित करना रूपांतरण होता है। कभी एक ही भाषा की कृति को दूसरी विधा में रूपांतरित किया जाता है। किसी विधा की रचना का विस्तार या किसी विधा की रचना का संक्षिप्तीकरण रूपांतरण के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कहानी विधा को नाटक में रूपांतरित करना, नाटक से कहानी में रूपांतरित करना, नाटक से उपन्यास में रूपांतरित करना, कहानी से एकांकी में रूपांतरित करना आदि प्रकारों में रूपांतरण किया जाता है। रूपांतरण के अंतर्गत देश काल वातावरण के परिवर्तन के साथ साथ चरित्रों के नामकरण या कभी कभी स्थान नाम परिवर्तन भी किया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु अर्थात वंशपुर का महाजन नाम से किया है। इसमें कथ्य का भारतीयकरण किया है। वेनिस को वंशपुर, एंटोनिया को आनंद, बेसिनियो को वसंत तथा पोर्शिया को पूर्वश्री नाम दिए गए हैं। अगला प्रकार है सहजानुवाद। सहजानुवाद को ही आदर्श अनुवाद भी कहा जाता है। इस अनुवाद के अंतर्गत अनुवादक लक्ष्य भाषा के आशय को सहजता से स्रोत भाषा में निकटतम अनुवाद करता है। इस तरह की अनुदित रचना को पढ़ते समय पाठक को मूल रचना की अनुभूति होनी चाहिए। इस तरह के अनुवाद में अनुवादक अपने व्यक्तित्व की छाप अनुवाद कार्य पर पड़ने नहीं देता है। अनुवादक का हमेशा प्रयत्न रहता है कि वह प्रामाणिक रचना को लक्ष्य भाषा में सहज पहुंचाए। आदर्श अनुवाद के लिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, समवेततः यथासाध्य न छोड़ो न जोड़ो, अर्थात अनुवादक यथासाध्य न तो मूल का कुछ छोड़े और न ही अपनी ओर से कुछ जोड़े। वह एक तटस्थ माध्यम बनकर कार्य करे। आदर्श अनुवादक सिरिंज की वह सुई है जो सिरिंज की दवा को ज्यों का त्यों मरीज के शरीर में पहुंचा देती है। अनुवाद का अगला भेद है वार्तानुवाद। दो अलग अलग भाषा के लोग जब आपस में बात करते हैं तो दोनों के बीच भाषाई समन्वय के लिए दोनों को दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं लेकिन दोनों के बीच संवाद की आवश्यकता होती है, ऐसी जगहों पर दुभाषिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुभाषिया दो भाषाओं का जानकार होता है। वह दो भिन्न भाषी लोगों की बातचीत का अनुवाद करके एक दूसरे को बताता है। इस तरह के अनुवाद को वार्तानुवाद या आशु अनुवाद कहते हैं। इसे अनुवचन भी कहा जाने लगा है। अनुवचन करने वाले को अनुवाचक कहते हैं। वार्तानुवाद में प्रत्यक्ष अनुवाद प्रक्रिया संपन्न होती है। इस अनुवाद में तत्काल अनुवाद प्रस्तुत करना होता है। कथन का तुरंत अनुवाद कर तत्काल लक्ष्य भाषा में उसे प्रस्तुत करना वार्तानुवाद है। यह कार्य मौखिक होता है। इस तरह के अनुवाद की सफलता अनुवादक के स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के ज्ञान पर आधारित होती है। अनुवादक जितना अधिक भाषा का जानकार होगा उतना अधिक सफल वार्तानुवाद कर पाएगा। अगला प्रकार है भाषांतर। अनुवाद और भाषांतर एक दूसरे के पर्यायी शब्द माने जाते हैं, लेकिन भाषांतर अनुवाद का एक भेद है। स्रोत भाषा के विचारों को लक्ष्य भाषा में पूरे अर्थों में बिना किसी परिवर्तन अथवा घटाव बढ़ाव के लक्ष्य भाषा में कह दिया जाता है, तब उसे भाषांतर कहते हैं। स्रोत भाषा में कही गई बात लक्ष्य भाषा में जब ठीक से अभिव्यक्त होती है तब सफल भाषांतर कहा जा सकता है। जिस कृति से स्रोत भाषा के पाठकों पर जो प्रभाव रहता है वही प्रभाव लक्ष्य भाषा में भी अनुदित पाठकों पर रहेगा, तब उसे सफल भाषांतर माना जाएगा। इस प्रकार अनुवाद के विभिन्न भेद या प्रकार बता सकते हैं। छात्रों, इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।